दोस्तों मोदी जी कह रहे हैं डिकेड ऑफ क्राइसिस, यानी कि 10 साल। डिकेड का मतलब होता है 10 साल। तो ये 10 साल दोस्तों तकलीफ के हैं, क्राइसिस के हैं। क्यों ये बात बोली है, इससे आपको और मेरे जीवन पे क्या असर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट के पे क्या असर पड़ेगा, यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्या करना चाहिए, क्रूड में, सिल्वर में, गोल्ड में यदि आप लोग ट्रेड करते हैं तो क्या करना चाहिए। दोस्तों ये सब बातों का जिक्र करेंगे। करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरी इस तरह से नॉलेजेबल वीडियोस आती रहेंगी और मैं आप लोगों को सिखाता रहूंगा। दोस्तों कंटेंट में परिवर्तन कर रहे हैं, अब कोशिश करेंगे कि कंटेंट वो बनाएं जिससे आपको कुछ लर्निंग मिले। हर हफ्ते 2 या 3 वीडियोस और लर्निंग अनलिमिटेड। तो दोस्तों मोदी जी ने ये क्यों बोला है, मोदी जी ने क्या क्या बोला है, 3 असीम विषय हैं जिस पे बात करने वाले हैं और उसका रिपरकशन क्या है, पूरा रिपल इफेक्ट क्या पड़ेगा, डिकेड ऑफ क्राइसिस का क्या मतलब है, इससे आप और हम कैसे प्रभावित होंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों लर्निंग होने वाली है अनलिमिटेड। सीखते रहिए, क्योंकि आपका सीखना ही आपको बचा सकता है मार्केट में। अल्टीमेटली ये सब कहानी जो हो रही है वो क्यों गढ़ी जा रही है, ताकि आपका पैसा बच सके और 2 पैसे का साधन बन सके स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, सोने चांदी में और बाकी सब में। चलिए, तो दोस्तों मोदी जी ने क्या बोला है, मोदी जी ने सबसे पहले बोला है कि हमें डॉलर को बचाना है। डॉलर दोस्तों 92 से 96.35 यानी कि 4 रुपए बढ़ गया है पिछले करीब 10 दिन में। दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत विकट स्थिति है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यदि डॉलर बढ़ रहा है तो रुपया कमजोर हो रहा है। रुपया के कमजोर होने से हमें और आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा वो भी डिस्कस करेंगे। मोदी जी ने क्या बोला है, गोल्ड आप लोग 1 साल के लिए नहीं खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम करिए ताकि ऑयल बच सके, रिफाइंड ऑयल कम खाइए ताकि डॉलर बच सके। लेकिन ये पूरा प्रकरण हो क्यों रहा है, क्योंकि दोस्तों डॉलर बचाना है। डॉलर बचाने का मतलब है विदेशी मुद्रा भंडार, इसको बचाना है। और दोस्तों ये सारी चीजें कैसे इंटरलिंक्ड हैं सब समझेंगे। बने रहिए दीपक वाधवा के साथ और समझिए कि ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है, आप कैसे प्रभावित होने वाले हैं, महंगाई किस दर तक जा सकती है, आपकी मेरी जेब पे क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने नाम सुना होगा वॉरेन बफेट साहब का और रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि ऑथर हैं रिच डैड पुअर डैड के। ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं क्रैश आ रहा है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों समीकरण ऐसे बन रहे हैं। वो क्या क्या समीकरण हैं, डॉलर का मजबूत होना, रुपए का कमजोर होना हमारे देश में एक पहला। डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है, क्योंकि दोस्तों डॉलर की खपत बढ़ रही है। खपत क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इंडिया में हम लोग करीब करीब 700 से 1000 टन तक गोल्ड हर साल इंपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमें डॉलर देना पड़ता है। आप क्या करते हैं, आप अपने सुनार के पास जाते हैं, आप कहते हैं ये लो 1 लाख रुपया हमें इसका सोना दे दो। सुनार एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर बैंक के पास जाता है, बैंक विदेश में स्विट्जरलैंड या दुबई से गोल्ड इंपोर्ट करता है। तो जो बैंक पेमेंट करता है विदेश में वो होती है यूएस डॉलर में। तो डॉलर की खपत, आप मान लीजिए विदेश यात्रा करने गए तो आप इंडिया रुपी तो ले नहीं जाते। मान लीजिए आप थाईलैंड जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, थाई बाट ले जाते हैं। दुबई जाते हैं तो क्या करते हैं, दुबई का दिरहम ले जाते हैं। लेकिन उसका कन्वर्जन कैसे होता है, पहले आप पैसा देते हैं अपने एजेंट को, वो पैसा यूएस डॉलर में कन्वर्ट होता है, यूएस डॉलर से दिरहम, थाई बाट, यूएस डॉलर या किसी भी और करेंसी में कन्वर्ट होता है। तो वहां पे भी हमें देश को डॉलर खर्च करना पड़ता है। तीसरा दोस्तों क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल इंडिया जो खरीदता है, करीब करीब 85% क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। केवल 15% हमारे यहाँ निजी प्रोडक्शन है, देश की प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। तो दोस्तों क्रूड ऑयल तो एक ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं तो, हो सकता है आप अपने जीवन में क्रूड ऑयल ना यूज़ करते हो। दोस्तों डायरेक्ट यूज़ ऑफ क्रूड ऑयल तो है ही है हम लोगों का, लेकिन एक इनडायरेक्ट यूज़ भी है। अब इनडायरेक्ट यूज़ क्या होता है, आप टूथपेस्ट कर रहे हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले आदमी क्या करता है, टूथपेस्ट करता है। तो दोस्तों टूथपेस्ट कहाँ बनती है, हो सकता है बेंगलोर बनती हो सकता है हरिद्वार में बनती हो सकता है दिल्ली में बनती हो सकता है नोएडा में बनती हो।
अब आप रहते हैं मान लीजिए बेंगलोर में, तो दिल्ली से बेंगलोर कैसे जाएगी टूथपेस्ट? ट्रक में रख के। ट्रक कैसे चलता है? ऑयल से चलता है। तो आपने इनडायरेक्ट यूज ऑफ क्रूड ऑयल किया। ऐसे ही साबुन, तेल, पानी, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी, आप नाश्ता करते हैं, नाश्ते में दोस्तों सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? रिफाइंड ऑयल। तेल लग के आता है वो, पहले तो रिफाइंड ऑयल भी हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें यूएस डॉलर लगता है। लेकिन बॉम्बे से दिल्ली तक कैसे आता है? ट्रकों में रख के आता है। ट्रक कैसे चलता है? फिर क्रूड से चलता है। तो ये आपका इनडायरेक्ट यूज ऑफ क्रूड ऑयल हो गया। फिर आप अपनी गाड़ी में बैठेंगे, ऑफिस गए, ये डायरेक्ट यूज ऑफ क्रूड ऑयल हो गया। यानी कि आप सोच रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना क्रूड ऑयल कंज्यूम करता हूं, लेकिन अब आपको देखिए, मैंने आपको बताया कितना ज्यादा क्रूड ऑयल आप यूज करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ वो क्रूड ऑयल या पेट्रोल की कीमत को देखते हैं जो आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट को आप शायद इग्नोर कर देते हैं। वो आपके बैक ऑफ द माइंड होता भी नहीं है, लेकिन वो भी कंज्यूम होता है। तो दोस्तों ये हो गया इनडायरेक्ट यूज ऑफ क्रूड ऑयल। अब दोस्तों कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? अब तक क्या होता था दोस्तों, आपने देखा कोई भी दो कंट्री लड़ते थे, गोल्ड सिल्वर ऊपर जाता था, क्रूड और बाकी चीजें नीचे आ जाती थी, क्योंकि मार्केट की चीजें हैं ये। क्रूड ऑयल हमेशा क्या है, एक इंडस्ट्रियल उसे माना जाता है कि जब इंडस्ट्री चलेगी तो क्रूड ऑयल की खपत बढ़ेगी। यानी गोल्ड सिल्वर ऊपर, इंडस्ट्री नीचे, तो इसका मतलब क्रूड ऑयल भी नीचे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और जब से लड़ाई हुई है गोल्ड सिल्वर कंटिन्यूअसली गिर रहा है। दोस्तों इस बार अलग क्या है, ईरान 15% ऑफ द क्रूड ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होके बाकी कंट्रीज में जाता है। अब दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्या है, वो एक ऐसा सकरा रास्ता है जहां पे कुल 29 किलोमीटर है। यानी कि इसको ब्लॉक करना बहुत आसान है। आप समुद्र में जा रहे हैं, समुद्र इतना विशाल है, किसी का कोई हिस्सा है, किसी का कोई हिस्सा है, यहाँ पे किसी को कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन एक सकरा रास्ता जो कि कुल 29 किलोमीटर का है, उसको कंट्रोल करना बड़ा आसान है। तो ईरान ने क्या किया है, जगह जगह पे बम लगा दिए हैं। कोई भी निकलेगा, उसे सिर्फ बटन दबाना है, वो माइन फटेगी, जहाज तहस नहस हो जाएगा। अब इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, जब पहले की लड़ाइयां होती थी क्रूड ऑयल गिरता था, लेकिन इस बार क्या है, वो समुद्र का जो रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहलाता है, उस पर कंट्रोल कर लिया है पूरी तरह से ईरान ने। वो वहां से किसी भी कंटेनर शिप को या ऑयल शिप को पास नहीं होने दे रहा। पास नहीं होने देने से क्या फर्क पड़ रहा है, और दोस्तों ये जो रोज पर डे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से कितना तेल पास होता था, 14.1 मिलियन बैरल, 14.1 मिलियन बैरल वहां से रोज तेल आता था। तो सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। इसको लीटर्स में जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हजारों लाखों नहीं, कई 100 लाख या कई हजार लाख लीटर बैठेगा। अब वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, तो क्रूड के रेट बढ़ने लगे हर जगह पर। अच्छा, ईरान में क्योंकि बहुत ज्यादा लॉसेज हुए हैं जान माल का, क्योंकि वार हुई है ना दोस्तों, तो अब जैसे इजराइल ने कोई मिसाइल फेंकी तो हो सकता है उनके जो ऑयल की रिफाइनरी है वहां गिरी हो सकता है किसी की दुकान टूट गई, हो सकता है किसी का घर तहस नहस हो गया, हो सकता है सड़कें तहस नहस हो गई हो, तो बहुत नुकसान हुआ है। अब नुकसान किसी का भी होगा तो वो क्या कहेगा, भाई मुझे पैसा चाहिए इसको रिकवर करने के लिए, मुझे ये सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए ना, तो वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा देगा। अब उसने क्या किया, तेल के प्राइसेस बढ़ाने शुरू कर दिए। तो जो डॉलर दोस्तों $60 $70 का क्रूड ऑयल मिल रहा था, वार से पहले 50 से 70 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, वो $100 पहुंच गया, $110 पहुंच गया, $123 तक पहुंच गया। लेकिन जब दोस्तों रशिया यूक्रेन हुआ था तो ये कुछ टाइम के लिए 115 पहुंचा था, लेकिन वहां पे टिका नहीं था, वहां गिर गया था, क्योंकि उससे कोई यातायात लोगों का इफेक्ट नहीं हो रहा था। रशिया और यूक्रेन दो कंट्री लड़ रहे थे, लेकिन कहीं रास्ता ब्लॉक नहीं था। ईरान से जो तेल इंडिया आ रहा था, चाइना जा रहा था, सिंगापुर जा रहा था, थाईलैंड जा रहा था, मलेशिया जा रहा था, वहां पे सप्लाई इफेक्ट नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, सप्लाई इफेक्ट हो रही है, जिससे कि यातायात में दिक्कत आ रही है। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, तेल की सप्लाई कम, लेकिन खपत तो है, क्योंकि आप भी कंज्यूम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मैं अपने घर से रोज ऑफिस आता हूँ, आप अपने घर से रोज ऑफिस जाते हैं, टूथपेस्ट भी हम कर ही रहे हैं, खाना भी हम खा ही रहे हैं, तो सब जगह तेल लग ही रहा है। एनर्जी का जो मेन सोर्स है दोस्तों, वो आज की तारीख में क्रूड ऑयल है, और वो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं
डायरेक्टली कर रहे हैं या इनडायरेक्टली कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर ये तेल बढ़ के $130 आ जाता है तो यहाँ से एक डेंजर जोन शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंट्री दोस्तों इस तरह की कीमत के लिए तैयार नहीं है। आप सोच के देखिए दोस्तों, जब 58 to $60 क्रूड था तो हमारे यहाँ पेट्रोल क्या रेट मिल रहा था, 95-96 रुपीज। डीजल क्या था, और 2-3 रुपए कम, यानी 90 से 100 के बीच में पूरे हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल मिल रहा था। अब $60 वाली चीज अगर मान लीजिए $100 हो गई या $120 के आसपास पहुंच गई तो ये प्राइसिंग ऑलमोस्ट डबल हो जानी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो केवल 3 रुपए बढ़ा। अब 3 रुपए में भी आप देखिए दोस्तों आप लोगों की पॉकेट पे कितना असर पड़ रहा है। लेकिन अगर ये डबल हो गई तो हम कहाँ पहुंचेंगे, सोच के ही डर लग जाता है। सोच के देखिए दोस्तों वो दिन के क्या 200 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए तो हम लोग गाड़ियां चला पाएंगे। दोस्तों कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही पैसा कमा रहा हो, लेकिन ये फिगर सबके बजट हिला देगी। सोच के देखिए। और आप कहेंगे मैं घर से ऑफिस नहीं जाऊंगा, लेकिन दोस्तों सब्जी तो खाएंगे, टूथपेस्ट तो करेंगे, शैम्पू तेल पानी तो इस्तेमाल करेंगे, सब चीज में क्रूड लगता है दोस्तों। क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज है कि जहां मैं बैठा हूं ना दोस्तों तो भी उसमें कहीं ना कहीं क्रूड का हिस्सा है। आप ये यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं क्रूड का हिस्सा है। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज परमानेंटली क्लोज हो जाता है तो 14.1 मिलियन बैरल जो तेल है वो नहीं आएगा। उससे क्या होगा, इंडिया के पास मान लीजिए 10 दिन का तेल है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 10 ही दिन में ही तो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिकली प्ले किया है चाइना ने और रशिया ने। उनके पास तेल की कमी नहीं है। उन्होंने, ये 3 कंट्री है दोस्तों, कोरिया, रशिया और चाइना, इन्होंने बहुत लंबी प्लानिंग कर रखी है। इनके पास तेल की कहीं कमी नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि सर वार तो इतने टाइम से चल रही है, अब क्या चिंता हो गई, अब क्यों मोदी जी डिकेड ऑफ क्राइसिस बोल रहे हैं, अब आप ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि दोस्तों तब हमारे पास 75 दिन तक तेल था। ऐसा लग रहा था कि विदिन 75 डेज ये सब समस्या हल हो जाएगी, लेकिन आज वार को 75 डेज होने वाले हैं। अब तेल कहाँ से आएगा अगर ये खत्म हो गया? और अगर कहीं ये क्रिटिकल लेवल पे पहुंच गया, यानी कि हमारे को रोज का 100 बैरल चाहिए और ये मान लीजिए 100 की जगह 10 ही दे पा रहा है, तो आप सोचिए प्राइसेस कहाँ पहुंचेंगे। सिलेंडर के केस में दोस्तों आपने देखा ही है, कॉमर्शियल सिलेंडर जो 18, 1900, 2000 का आता था, जब वो 4000 का पहुंच गया तो मोमोज की प्लेट जो दोस्तों 80 रुपए की मिलती थी वो भी 200 रुपए की हो गई दिल्ली में। तो इस तरह से क्राइसिस बढ़ जाएगा, सब चीजों पे महंगाई का असर आ जाएगा। अभी दोस्तों आगे बने रहिए, समझाऊंगा स्टॉक मार्केट, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर और सिप में आपको क्या करना है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये क्या सर बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी चीज की गहराई में नहीं जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा कि रियल कॉज क्या है। किसी भी बीमारी का कॉज जब तक हम नहीं समझेंगे इलाज नहीं हो सकता। अब दोस्तों 1 मार्च 2026 से ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? क्योंकि दोस्तों ये सब प्रॉब्लम में जो इन्वेंट्री मेंटेन करती हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और उनको कहते हैं OECD, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक और कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। अब दोस्तों उन लोगों ने जो इन्वेंट्री मेंटेन की थी वो धीरे कम हो रही है, लेकिन इसमें मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, रशिया, कोरिया और चाइना ने अपना इंतजाम कर रखा। उनकी इन्वेंट्रीज ह्यूज हैं, क्योंकि वो पहले से ही तेल की बाइंग कर रहे थे, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ही बाय कर रहे थे, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ, एशियन कंट्रीज को फर्क पड़ रहा है। दोस्तों आप लोग जाके आज चेक करिए, मलेशिया में पहले क्या था तेल का प्राइस और आज कहाँ पहुंच गया है। सिंगापुर में पहले क्या था आज कहाँ पहुंच गया है। थाईलैंड में पहले क्या था और आज कहाँ पहुंच गया है। तो दोस्तों क्राइसिस सब जगह पर है, इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में अभी आपके ऊपर सिर्फ 3 रुपए का कर भार डाला गया है, लेकिन आने वाले समय पे दोस्तों ये बढ़ने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि मैं आपको डरा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूँ। अब दोस्तों ये जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री है, अगर ये इसी तरह से गिरता रहा और सप्लाई कम रही तो दोस्तों जून आते आते तक हम लोगों के लिए एक तरह से क्राइसिस का टाइम आ जाएगा, क्योंकि तेल पे सब चीज निर्भर है। तेल पे सुबह जो आप पराठा खा रहे हैं वो भी निर्भर है, क्रूड ऑयल पे दोस्तों आप जो ऑफिस जा रहे हैं वो भी निर्भर है, ये बिजली भी निर्भर है, ये इंटरनेट भी निर्भर है। कहीं ना कहीं हर चीज दोस्तों क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो आधार है एनर्जी का, और बगैर एनर्जी के तो दोस्तों कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए सब चीज इंटर रिलेटेड है।
क्रूड के लिए सबसे जरूरी है क्रूड की सप्लाई आना। अब दोस्तों गोल्ड को क्यों मोदी जी मना कर रहे हैं? क्रूड तो चलो समझ आ गया दोस्तों, गोल्ड क्यों गिर रहा है इसको समझते हैं। अब तक जब भी वार होती थी लोग हेज की तरह गोल्ड को खरीद लेते थे। इस बार लोगों को समझ आया कि भाई हेज इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रूड खरीदना इंपॉर्टेंट है। तो लोगों ने क्या किया, क्योंकि सबको ये पता लग गया कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो दोस्तों ये क्रूड जो 50-60 डॉलर का है ये 120, 150, 200 भी जा सकता है। इसलिए कंट्रीज ने क्या किया, गोल्ड और सिल्वर को बेचना शुरू कर दीजिएगा। अब आप दोस्तों जाके देखिएगा, जब से लड़ाई हुई है और गोल्ड सिल्वर का चार्ट लगाइएगा, बिल्कुल आपको प्रतिबिंब दिख जाएगा कि ये क्यों गिर रहे हैं। क्योंकि सब कंट्री से बेच रहे हैं, डॉलर को अंदर कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर से ही तो क्रूड खरीदेंगे और क्रूड दोस्तों उधार नहीं मिलता है, क्रूड के पैसे जाएंगे तो क्रूड आएगा। अब समस्या ये है कि दोस्तों आप तो पैसे देने को भी तैयार हैं, ईरान लेके भी तैयार नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो तो कह रहा है कि मैं डूबूंगा ही नहीं, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज कंट्रोल्ड है। वो क्यों कंट्रोल है कि वो अभी नेगोशिएशन कर रहा है अमेरिका से और इजराइल से कि जो मेरी शर्तें हैं वो मानो। पाकिस्तान ने बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश करी लेकिन वो विफल रहा। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान गए, वो जर्नी विफल रही। यूएस प्रेसिडेंट चाइना गए अपने 15-17 एग्जीक्यूटिव्स के साथ, जो कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जिसमें एलन मस्क, टिम कुक एप्पल के, एलन मस्क टेस्ला के, और जाने कौन कौन नहीं गया। लेकिन दोस्तों वो भी कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग यात्रा नहीं रही, क्योंकि उसके भी कोई ऐसे एनकरेजिंग स्टेटमेंट नहीं आए अभी तक। कल आ जाए मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक ये चीज़ नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, ना ईरान झुकने को तैयार है, ना चाइना झुकने को तैयार है, ना रशिया झुकने को तैयार है, ना इजराइल झुकने को तैयार है, और ना ही यूएस झुकने को तैयार है। अब आप कहेंगे कि दीपक सर कैसी बातें कर रहे हैं, लड़ाई तो ईरान और इजराइल में हो रही है, इसमें यूएस, रशिया और चाइना कहाँ से आ गया? तो मैं बताता हूँ दोस्तों, चाइना, रशिया पीछे खड़े हैं ईरान के, कोरिया भी इनके साथ ही है, इजराइल के पीछे खड़ा है अमेरिका। तो अब ये जो लड़ाई है दोस्तों, ये केवल ईरान और इजराइल की नहीं रह गई, इसमें 3 बड़ी बड़ी कंट्रीज और जुड़ गई हैं, जो कि है रशिया, चाइना और यूएसए। इसीलिए लोगों को खतरा मंडरा रहा है कि ये इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां जब लड़ रही हैं तो कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो हम नहीं जा रहे। ये हो रहा है। अब दोस्तों मान लीजिए ये लड़ाई बंद हो जाती है तो क्या होगा? दोस्तों इसमें 3 सिनारियो हैं। मान लीजिए लड़ाई बंद हो जाती है तो कहाँ समस्या आएगी? समस्या तो ये नहीं है कि आज लड़ाई बंद हो गई और अगले दिन से ही हॉर्मूज की सप्लाई रेगुलराइज हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। कितनी हजारों लैंड माइंस उन्होंने सी में डाल रखी है, सी माइंस बोलते हैं इन्हें, जो बम उन्होंने डाल रखे हैं ताकि कोई शिप पास करे, वो बटन दबाए और वो उड़ जाए। तो दोस्तों पहले तो उसे क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों दूसरी परेशानी क्या है? चैनल लिमिट्स, यानी कि जिस जिस चैनल को पास करके शिप आता है वो कितने खुलते हैं, कितने ज्यादा खुलते हैं, कितने कम खुलता है, वो इनके नेगोशिएशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो भी एक समस्या है। तीसरा समस्या दोस्तों एम्प्टी टैंकर गैप। अब दोस्तों शिप वहां खड़े हैं कई सारे, जिसमें तेल भरा पड़ा है, लेकिन वो इधर नहीं आ रहे। अब वो इंडिया आएंगे, चाइना जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, जापान जाएंगे, फिर वो खाली होके वापस जाएंगे। तो दोस्तों अभी तो समस्या ये भी आने वाली है कि अगर ये सब हो जाए, शिप का रास्ता है, समुद्र का रास्ता है, ऐसा नहीं है कि वहां से ईरान से शिप चला और 2 घंटे में इंडिया आ गया। दोस्तों 21 से 22 दिन लग जाते हैं। चाइना के लिए ये टाइम और ज़्यादा है, कोरिया के लिए और ज़्यादा है, जापान के लिए और ज़्यादा है। तो जब ये एम्प्टी करके वापस जाएंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो आज अगर ये लड़ाई खत्म भी हो जाती है तो भी दोस्तों इस सब को रेगुलराइज होने में टाइम लगेगा। चौथा सबसे बड़ा कारण दोस्तों, ये सब इतनी आसानी से नहीं खत्म होने वाला, वो है प्रोडक्शन रैंप अप। प्रोडक्शन रैंप अप का मतलब है जो ईरान में तहस नहस हो गया है, उनकी रिफाइनरी को डैमेजेस हो गया है, गल्फ में डैमेजेस हो गए हैं, कुछ जान माल का भी नुकसान हुआ है। अब हो सकता है कि जो आदमी उनकी रिफाइनरी का मान लीजिए नल खोलता हो, उसी की डेथ हो गई हो इस सब में, तो वो दोस्तों दूसरा आदमी आएगा, करेगा, समझेगा, होएगा, टाइम लगेगा। यानी कि दोस्तों ये सिचुएशन इतनी जल्दी क्लियर नहीं होने वाली। इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं डिकेड ऑफ क्राइसिस। तो यानी कि तैयार हो जाइए दोस्तों, तकलीफ बढ़ने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है, और हो सकता है अगर ये वार इसी तरह चलती रही
तो आपको और मेरे को पेट्रोल पंप तो होंगे, खाली होंगे, तेल नहीं मिलेगा। और दोस्तों अभी भी सरकार ने एक डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए लिमिट लगा दी है। कल मैं गया था तेल डलवाने तो उन्होंने कहा सर 1500 का ही तेल मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब ये लिमिट हो सकता है 1000 हो जाए और फिर 500 हो जाए। तो दोस्तों ये जो बीड़ी मारना और घूमना है इसको बंद करना पड़ेगा, अननेसेसरली ट्रैवल को रोकना पड़ेगा। ये देश मेरा आपका हम सबका है, हम सबको मिल के बचाना है। दोस्तों ये मान के चलिए कि आप एक कदम चलेंगे, मैं एक कदम चलूंगा, ऐसे ही 140 करोड़ लोग अगर एक एक कदम चलेंगे तो देश हमारा 140 करोड़ कदम आगे चलेगा। समझ लीजिए ये बात को कि हमारे बेबी स्टेप्स देश को बचाने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब दोस्तों इन्वेंट्री अगर इसी तरीके से गिरती रही और कहीं ये नेगेटिव हो गई तो क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी। क्रिटिकल सिचुएशन में ना केवल तेल की सप्लाई इफेक्ट होगी, ना केवल हमारी गाड़ियां रुक जाएंगी, बल्कि खान पान की चीजों पे भी असर आ सकता है। फिर आप कहेंगे कि दीपक सर आप तो डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा दोस्तों, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, मैं आपको सिचुएशन से अवगत करा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों यदि हम आज तैयार नहीं होंगे तो हम कल लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए। अब दोस्तों आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। तो दोस्तों अभी एक रिपोर्ट आई है कि अगर ये हार्मोस की सप्लाई को रेगुलराइज नहीं किया गया तो 29% चांसेस हैं, और ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, S&P के जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं 29% चांस है कि क्रूड ऑयल $200 पहुंच जाए। दोस्तों सोच के देखिए अगर ये $200 पहुंच गया, जब $50 था तो हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल का प्राइस था 90 से 95-100 रुपीज तक। अब क्या होगा सोच के देखिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन मार्क पे छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ कोई भी प्राइस की प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों अगर ये $130 भी पहुंच गया तो वो भी खतरे की घंटी है, वो भी इतना आसान नहीं होगा देश के लिए इस संकट से गुजर पाना। क्योंकि दोस्तों तेल की डिपेंडेंसी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, सब चीज़ में तेल लग रहा है। जैसा मैंने उदाहरण से समझाया, एवरीवेयर ऑयल इज नीडेड। अब दोस्तों समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको स्टॉक मार्केट में क्या करना है, अपनी ट्रेडिंग में क्या करना है। तो दोस्तों यदि आप स्टॉक मार्केट करते हैं तो मैं कहूँगा अगर आप ट्रेडर नहीं हैं तो दूर हो जाइए। आपको हेज करके ट्रेड नहीं करना आता, आप दूर हो जाइए। अगर आपको हेजिंग के साथ आता है तो दोस्तों अगर आपके पास पैसे इतने हैं तो पोजीशन इतनी लेनी है। पोजीशन साइजिंग का बहुत ध्यान रखना है और दोस्तों बहुत तरीके से काम करना है, क्योंकि अगर ये बाजार में क्रैश आया तो बहुत लंबा आएगा। सोने चांदी में क्या करना है दोस्तों, सोने चांदी में हेज के हमारे यहाँ इतने प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस हैं लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं चलते हैं, तो आपको दूर रहने की सलाह है। क्रूड ऑयल में क्या करें। अब दोस्तों आप अगर सोचते हैं क्रूड ऑयल लॉन्ग हो जाएगा और कहीं ये वार हो खत्म हो गई तो एकदम से फॉल आएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, स्टॉक मार्केट भी फॉरवर्ड लुकिंग होती है। वार खत्म होने का सिग्नल आते ही स्टॉक मार्केट तो एकदम भाग जाएगी, क्योंकि वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है। वो कहती है भैया जो दुख दर्द था खत्म, आगे से हम ब्राइट फ्यूचर देखेंगे। सिप में क्या करना है सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर मेरे पास रोज के 200 मैसेज आते हैं तो उसमें से 100 मैसेज ये होते हैं कि सर सिप क्या करें, सारी लॉस में है। दोस्तों कभी भी आप जब सिप शुरू करते हैं तो आपको उसे 1 साल, 1.5 साल, 5 महीने, 10 महीने के लिए नहीं शुरू करते, आप उसे कम से कम 20-30 साल के लिए शुरू करते हैं। ये समय है दोस्तों सिप को कंटिन्यू रखने का, सिप बंद नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने इस समय में सिप बंद कर दी ये सोच के कि कहीं दुनिया खत्म ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि स्टॉक मार्केट हमें लंबा लॉस दे जाए, तो दोस्तों आप अपना नुकसान कर लेंगे। मैं ये तो मान सकता हूँ कि क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है तो सिप को आधा कर दीजिए, लेकिन बंद नहीं करना है। और यदि आपके पास सेविंग पड़ी है तो अपनी सिप को जारी रखिए। इमरजेंसी फंड दोस्तों इन्हीं दिनों के लिए होता है। मैं चिल्ला के आपसे कहता हूँ चाहे 1000 रुपए की सिप शुरू करिए दोस्तों, क्योंकि आज की आपकी बचाया हुआ पैसा कल आपको बचाएगा। लेकिन यहाँ पे जेनजीज और जितने भी यंग लोग हैं वो सोचते हैं हमारी नौकरी चल रही है, लाख रुपए हम कमा रहे हैं, अगर हम हर हफ्ते जाके 10,000 उड़ा भी आते हैं वीकेंड पे तो इतना तो हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। लेकिन दोस्तों अब आप सोचिए कल को क्रूड $200 हो गया, $130 हो गया, तो आपको सिर्फ कौन बचाएगा, आपकी सेविंग बचाएगी। दोस्तों अभी आने वाले 5 से 6 महीने खर्चे कम करने हैं। मैं डरा नहीं रहा दोस्तों, मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना करिए कि ऐसा कुछ ना हो और ये बात थम जाए। लेकिन अगर नहीं थमती दोस्तों तो क्या करेंगे दोस्तों, हमें हमारी सेविंग्स को एम्प्लीफाई करना है, इमरजेंसी फंड बनाना है।
दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। आप हमेशा सोचते रहते हैं कि चलो अगले महीने करेंगे, अभी क्या ज़रूरत है, लेकिन अब आपको मैं बता देता हूँ कि 20 से 25% दोस्तों टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ने वाले हैं। क्यों बढ़ने वाले हैं? क्योंकि उसकी भी खपत बढ़ रही है, कॉस्टिंग उनकी भी बढ़ रही है, लोग उनके भी पास ज़्यादा आ रहे हैं, लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये सब स्टेप्स हैं आपको करने हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में आप फिर बच जाएंगे क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज है, हेज करके चलेंगे, ऑप्शन बहुत प्यार से काम, बहुत अच्छे से काम करते हैं, प्रोटेक्शन हो जाएगी। सिप को बंद नहीं करना है, कम कर सकते हैं यथा अनुसार, प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर सेविंग्स में पैसा पड़ा है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। ये एक अच्छा स्टेप रहेगा क्योंकि ये मंदी सारी जिंदगी नहीं चलने वाली, हो सकता है साल 6 महीने में खत्म हो जाए, तब आप सोचेंगे अरे यार उस वक्त ले लेते तो बेहतर रहता। प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि जब मंदी होती है, जब मार्केट में क्रैश आता है, तो प्रॉपर्टी मार्केट में भी साथ में गिरती है। थोड़ा सा वेट करके करेंगे तो हो सकता है बेटर प्राइसिंग मिल जाए। वार खत्म हो जाए तो भी वेट करिए, क्योंकि दोस्तों सब चीज़ जब महंगी होगी तो प्रॉपर्टी, गाड़ियों की कीमतें गिरेंगी क्योंकि डिमांड कम होगी। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अगर हम कमोडिटी करते हैं, सोना, चांदी और क्रूड, दोस्तों अगर वार खत्म हो जाती है, सीज फायर साइन हो जाता है, एक डिक्लेरेशन आ जाती है कि सब सही है, तो दोस्तों आप लोग सोने और चांदी में तब निवेश कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ, 100 रुपये अगर आपके पास है तो 20 रुपये से ज़्यादा निवेश मत करिएगा। हमेशा अपने पास लिक्विडिटी 50% रखिएगा, क्योंकि दोस्तों समय का कुछ नहीं पता। आज सीज फायर साइन हो जाए, कल दोबारा से कुछ पंगा हो सकता है। तो दोस्तों इकोनॉमी अभी क्राइसिस में है, लेकिन हमेशा क्राइसिस में नहीं रहेगी। हमने 2008 की मंदी भी देखी है, 2000 का डॉट कॉम बबल भी देखा है, 1990 में खाड़ी युद्ध भी देखा है। दुनिया में कई प्रॉब्लम्स आई हैं, बुद्धिजीवों ने लग के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो ऐसा नहीं है कि इस बार कोई कुछ नहीं करेगा, इस बार भी करेंगे, लेकिन आपदा अगर आ जाए तो दोस्तों उसमें संभल के चलने की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इकोनॉमी क्यों खतरे में है, आपको स्टॉक मार्केट में क्या करना है। यदि आपके कोई सवाल है तो दोस्तों कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको और बेहतर तरीके से बता सकूं। अपनी टीम को बोलूंगा कि आपके सवालों के जवाब दें, और इसी तरह की और अपडेट्स और जानकारी और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए फॉलो करिए दीपक वाधवा.ऑफिशियल को, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ दोस्तों आपको मिल सके। थैंक यू।